भैया बोल दीजिए आप अजय भैया को ज्वाइन अच्छा आ गए अजय भैया। जी मैम। मैडम मैं सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। नमस्कार भवानी से वो इसके लिए उठा लेगा। हेलो हाँ जी। अरे नहीं भाई नहीं देखिएगा, बस आ ही रहे हम 10 मिनट। हाँ है ना। हाँ देखिए 10 मिनट। प्रमोद जी प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए। अच्छा अच्छा सॉरी, एक सेकेंड। सुनील भाई शुरू करें। हाँ ठीक है, तो इसमें औपचारिक परिचय मेरे देने जरूरत है या आप खुद दे देंगे? मैं भी दे सकता हूँ, एक जनरल है ना ग्रुप के बारे में। हाँ तो बिना औपचारिकता के शुरू करते हैं, फिर आप अपने परिचय के साथ में बात शुरू करेंगे, तो और लोग आ जाएंगे और अपना ये शुभारंभ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को नमस्कार। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अधिकांश लोग इसमें जो नाथ द्वारा में सोम भाई वाला परिचय शिविर रहा उसमें अधिकांश लोग किए हुए हैं, ऐसा मुझे सुनील भाई ने बताया इस ग्रुप में। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने नहीं किया हो। तो मैं 2 तरह से शुरू करना चाहूंगा। एक तो आप लोगों का शिविर करने का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं एक एक करके पूछ लूंगा, और उसमें आपके अभी क्या नए सवाल बन रहे हैं, है ना। या एक दूसरा तरीका ये है कि मैं जीवन विद्या का एक बहुत ही संक्षेप में एक परिचय रख दूं अपनी तरफ से, है ना। तो रूट में देखेंगे तो जीवन विद्या बेसिकली एक सच्चाइयों का उद्घाटन कर रही है ना। और ये कह रही है कि 3 तरह का ज्ञान है। राजीव भाई कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। अच्छा अभी ठीक है भैया? नहीं आवाज ठीक है भैया, ठीक है। हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। नहीं ठीक है भैया, नहीं ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। तो राजीव भाई कुछ कह रहे हैं क्या? आपका माइक ऑन है। इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो या तो माइक ऑफ कर दे अपनी तरफ से लोगों के। राजीव भैया जहाँ पर है वहां पे आवाज हो रही। राजीव निहाल भाई जी बढ़िया।
तो एक तो यह है कि देखो जीवन विद्या क्या है कि कुछ सच्चाइयां मानव जाति आदिकाल से कैसे हम सुखी होकर के समृद्ध होकर के जी सकें, आपस में अपने संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी सकें, तालमेल पूर्वक जी सकें, अपने ही भाई के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ। ये हिम्मत भाई का, हाँ बढ़िया। तो हम सबकी चाहत तो हमेशा से ऐसी ही बनी हुई है कि हम तृप्ति पूर्वक जी सकें, लेकिन उस चाहत के अनुरूप योग्यता नहीं होने से, है ना, और योग्यता मानव में ज्ञान ही है फाइनली, है ना, और ज्ञान का मतलब है कुछ सच्चाइयों को समझ पाना। तो क्या सच्चाई को समझने में गलती हो गई, ये आप लोगों ने 7 दिन में समझा ही होगा कि मानव अपने आप को भ्रमबस प्रधान रूप में शरीर ही मैं हूँ, है ना, जबकि बोलने में तो हम लोग भारत की महापुरुषों की बड़ी परंपरा रही है। तो भाषा के रूप में हम ये कहते ही हैं कि मैं शरीर से भिन्न कोई चीज हूँ, चाहे उसको हम आत्मा कहें, सोल कहें, है ना, ऐसा बहुत सारा वर्णन आता है। लेकिन उसको जीने में कैसे लाया जाए, उसको कैसे पहचान पाए। परस्परता में ऐसा भी लोग बोलते हैं कि अपेक्षाएं दुख का कारण है। साथ में ये भी दिखाई देता है कि भाई अपेक्षाओं के बिना जीना बनता नहीं है ना। एक हस्बैंड ऑफिस से आता है घर पे तो उसकी अपेक्षा होती है कि पत्नी जो है उसको चाय का पूछेगी, है ना, खाना तैयार, आवश्यकता होगी तो खाना भी तैयार मिलेगा। तो परस्पर अपेक्षाएं तो हैं। एक माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उनको अपने बच्चों से अपेक्षाएं हैं कि जरूरत पड़ने पर सेवा की जाएगी। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अपेक्षा होती है कि माँ उसका पालन करेगी, उसको दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी। तो अपेक्षाओं के बिना तो कोई संबंध होता नहीं है, लेकिन उन अपेक्षाओं पर हम एक उम्र तक खरे उतरते हैं, उनको पूरा कर पाते हैं। एक उम्र के बाद हम उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी पीड़ा है। तो कहाँ गलती हो गई? तो ये समझ में आता है कि जो पूरी डिजाइन है उसमें कहीं हम चूक कर दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो जीने का स्वरूप है, हर मानव अच्छे से जीना चाहता है, फिर भी जी नहीं पा रहा है ना। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसी सब की चर्चा आप लोगों ने ये अभी 7 दिन में, 8 दिन में सुनी होगी। तो मैं चाहता हूँ कुछ फीडबैक आपकी तरफ से हो जाए, और कुछ कोई क्वेरी हो तो वो भी आप रख दें। तो या तो स्वेच्छा से कमलेश भाई, या फिर मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ। कमलेश भाई का माइक ऑन दिख रहा है। शीश राम जी तो हमारे पुराने परिचित हैं, तो उनके अलावा कोई बात को रखे। ये आप कह सकते हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं उसमें से किसी एक का आप नाम बोले तो वो बोले, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और भी बढ़िया है यदि आप हाथ रेज कर सकें, कोई भी, है ना। काफी लोग हैं, 38 लोग हैं। तो स्वेच्छा से जो 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या 7-8 दिन में क्या उपलब्धि रही, एक, और क्या नया ऐसा सवाल है जो आपको अनरिजॉल्व है, क्लियर नहीं हो रहा है? अजय जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ जी झांसी से। तो बढ़िया। 7 दिन हमने इस शिविर को में पार्टिसिपेशन हमारा रहा है। यहाँ से हम 2 लोग गए थे और निश्चित रूप से बहुत सारे कंफ्यूजन थे। और चूंकि कंफ्यूजन ये भी थे कि जिंदगी को जीना है या जिंदा रहना है, क्योंकि जब चीजें मालूम ही नहीं होंगी तो आदमी कंफ्यूजन में जैसे भी जिएगा, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के परिवेश में व्यक्ति रहता है, उसी तरह से वो अपना जीवन यापन करना शुरू करता है। 2-3-4 चीजें जो स्पेशली जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत मतलब हम सोचने के लिए मजबूर हो गए कि निश्चित रूप से कोई कोई चीज है जो अलग है, केवल इस शरीर को नहीं है हम लोग।
मैं केवल इस शरीर के बाद भी कुछ अलग चीज हूँ, जो और कुछ अलग चीज मैं चाह रहा हूँ। शरीर की जो आवश्यकता है वो तो है ही है, पर उसके बियॉन्ड में कुछ अलग चीज चाह रहा हूँ। वो चीज बहुत यहाँ पे क्लियर हो सकी कि जिंदा रहना, जीना दोनों किस तरह से अलग हैं और कितना अलग हैं, और मूल चाहत एक्चुअल में निकल करके आ पाई। और ये भी समझ में आया कि एक तो परिवेश भी जिम्मेदार होता है, दूसरा हमारी शिक्षा दीक्षा उसी तरह से आस्थाओं पे जो टिकी हुई शिक्षा घर परिवार की रही, उसी को हमने जीना मान करके, और इसी यही कारण रहे कि ना तो हमारे संबंधों में तृप्ति हमें दिखाई दे रही है, अपने आप में हम सुखी और तृप्त महसूस कर पा रहे हैं। ये चीज तो बहुत क्लियरली और बहुत ही साइंटिफिकली चीजें वहां पे हमको समझ आई। पर अभी वहां से आने के बाद भी बहुत कुछ सोचने के लिए हम मजबूर भी हुए, और बहुत सारा गहन चिंतन मनन चल ही रहा है, और कोशिश भी करते हैं प्रैक्टिस में कि हम किस तरह से हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, उसको किस सीमा तक हम अपने आप में उस प्रैक्टिस को ले आए कि हम वो सामने वाले की अयोग्यता है, जो इस तरह का व्यवहार, इस तरह की जो हो रही है, उनकी अयोग्यता से हम कैसे प्रभावित ना हो, इसके अभी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर निश्चित रूप से जैसे उन सारी चीज जो हमने वहाँ पे सीखा है, किया है, उसको अपने व्यवहार में, अपने प्रैक्टिस में कैसे फ्लुएंटली हम लेकर के आए, ये चीज तो निश्चित रूप से हमारे लिए काफी मतलब मेहनत और करने की चीज होगी, पर इसके परिणाम बड़े सुखद होंगे। ये आशा तो है, और हमें लगातार हम तृप्ति हमको मिलेगी, हम सुखपूर्वक जीव सकेंगे, ऐसी एक आशा तो बनी है। और निश्चित रूप से आगे वाले शिविर और आप सबके साथ ये जो इस तरह के अगर 1 घंटे का भी वीकली बेसिस पे अगर इस तरह के हम कुछ कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको बहुत मदद मिल पाएगी भाई। बहुत बढ़िया। तो राकेश भाई, आपने 2 बातें रखी इसमें, है ना? जी, जी। और एक बात तो ये हुई कि शरीर से भिन्न कोई चीज है, रियलिटी है, मैं कोई अलग वस्तु हूँ, ऐसा कुछ स्पष्ट हुआ। और ये बात तो पक्का है कि इसको जब जीने का प्रयास करेंगे, तो इसमें केवल 7 दिन से तो बात नहीं बन पाती है। 7 दिन से यदि आपको इतना भरोसा आ रहा है, तो ये बड़ी बात है कि ये आगे हो सकता है। तो प्रधान रूप में तो अपने को अध्ययन करना पड़ेगा, और ये जो वीकली हम लोग डिसाइड करेंगे मिलके, वीकली, फोर्टनाइटली, जैसा भी सबका मन बनेगा, तो इसका पर्पज इतना ही है कि हम कनेक्टेड बने रहें, और आगे आने वाले जो हमें मानव व्यवहार दर्शन या जो बाकी पुस्तकों का अध्ययन बिंदु से ये करना है, इसके लिए कनेक्टिविटी बने, इसके लिए एक आपका भरोसा बने। बहुत बढ़िया। तो बीच में प्रोफेसर बीके शर्मा जी ने हैंड रेज किया था, उसके बाद है ना, सिंह साहब ने भी हाथ रेज किया हुआ। जी शर्मा जी। जी भैया नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भैया ये मैं शिविर से जो मुझे मिला, एक तो ये कि जो मानव लक्ष्य है वो एकदम स्पष्ट हुआ कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो ये चारों जो चीजें हैं, स्वयं से लेके नेचर तक, ये एक स्पष्ट हुआ कि स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और चारों अवस्थाओं में संतुलन। तो ये चीज निश्चित हुई, और अब आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो गया कि भाई यही रास्ता है और दूसरा कोई है भी नहीं। मतलब इससे ज्यादा में होता नहीं और इससे कम में चलता नहीं है। एक तो भैया बहुत ये शानदार। बिल्कुल सुनिश्चित हुआ मेरा। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भाई। आप पहले ही सफर किया? ऑफलाइन तो पहला, लेकिन ऑनलाइन मैंने भैया करे हैं। बहुत शानदार, बहुत हाँ, बढ़िया लेकिन जी। ऑफलाइन ये मेरा पहला था। हम्म। और अभी तक थोड़े बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब इसके बाद ये क्लियर हो गया कि अभी यही रास्ता है और इस पे ही आगे अपना काम, जीवन, जो भी शरीर यात्रा है वो चलनी है। दूसरा भैया थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है कि रेशो क्या रखा जाए, स्वयं पर काम करने का और भागीदारी का। तो वो एक सवाल था मेरा आपसे, किस बहुत रेशो में हम शानदार। इस पर ध्यान दें कि स्वयं पर काम कितना किया जाए, क्योंकि अभी जब हम जीने जाते हैं तो भैया गैप दिखता है, हमें लगता है कि हम कम पढ़ रहे हैं, और समाज में जब भागीदारी करने जाते हैं तो फिर लगता है कि हम कम पढ़ रहे हैं। ये दिखने लगता है, दिखता है मतलब। तो क्या रेशो रहना चाहिए
स्वयं बहुत पे काम बढ़िया, करने का, बहुत और क्या रेशो, मतलब किस रेशो में हम काम करें, ये चारों बहुत चीजों में शानदार, अगर जैसे बहुत कर दूं शानदार, बहुत ही तो एक बढ़िया। बिल्कुल, बहुत ही पूरी बात हो गई। तो मैं रखूं या और भी कुछ कह रहे हैं शर्मा जी? जी जी भैया, बस पूरी बात, और होगा तो मैं बढ़िया, पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही रिलेवेंट है और सभी के लिए है, हम सब के लिए भी। कि एक तो आपने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो मानव का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, पर्पज क्या है, प्रयोजन क्या है ना। आज ही मेरा छोटा बेटा मेरे से पूछ रहा था कि पर्पज क्या है जिंदगी का, है ना। तो जो समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व, ये पता लग जाए, अर्थात मैं समाधानित हो जाऊं, है ना, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज में अभय हो जाए और चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए। अब देखेंगे तो शुरुआत कैसे होगी। तो शुरुआत तो व्यक्ति से ही होनी होगी। तो आपका जो सवाल है कि चारों में कहाँ समय दिया जाए, तो प्रधान रूप में देखेंगे तो सबसे अधिक समय हमें अपने को समाधानित करने के लिए रखने की जरूरत है। क्योंकि परिवार में भी यदि कुछ घटित होगा तो मेरे द्वारा ही घटित होगा, या परिवार के लोग भी पैरेलली अध्ययन करेंगे तो उनके द्वारा घटित होगा। तो प्रायोरिटी को यदि 1 2 3 4 करेंगे तो प्रधान प्रायोरिटी तो स्वयं के समझने पे अपने को सारा फोकस करना चाहिए। अब चूंकि हम ऑलरेडी जिस उम्र में हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पत्नी है, मित्र हैं, है ना, हम किसी सेवा के या बिजनेस से, सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो फिर उसमें जितना, उसके लिए उस उन चीजों के साथ जितना मिनिमम न्याय हो सकता है उसको बनाए रखते हुए अधिक से अधिक समय अपने को समझने में लगाना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि गुलाब की खुशबू अपने आप फैलती है ना, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो यदि हम समाधानित होंगे तो परिवार में, समाज में और चारों अवस्थाओं में के लिए हम एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो अब यदि हम बाहर वाले काम पे फोकस करते हैं, स्वयं में उस वस्तु के धारक बाहक हुए बिना, तो हम सफलता को पाने में हमें दिक्कत होगी। तो ऐसा लगता है भाई शर्मा जी कि प्रधान फोकस और बाकी चीजों को यथास्थिति को बनाए रखते हुए जितना अधिक से अधिक समय हम अपने समझदारी को, है ना, अपने विचारों को व्यवस्थित करने में, जब मैं समझदारी कह रहा हूं तो ये भी स्पष्ट रहे कि सूचना समझ नहीं है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, है ना। तो जी भैया। इंफॉर्मेशन आना, उसके आगे उस पर तर्क संगतता को स्पष्ट कर पाना, है ना। तो उस जैसे अभी कहा था, है ना, जो अपने राकेश भाई ने, कि मैं शरीर से भिन्न हूं, ये सूचना है ना। ये तर्क में हम क्या आप देख पाते हैं कि मैं और शर्मा जी और राकेश भाई और जो भी लोग इसमें हैं, क्या मैं ये देख पाता हूँ कि हमारे में कुछ समानता है। जैसे मैं भी न्याय चाहता हूँ, आप भी न्याय चाहते हैं, जबकि आप उतनी दूर हैं, हम पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि कोई भी मानव होगा तो न्याय चाहता है। उसकी हाथ, पैर, नाक, आंख ये न्याय नहीं चाहती, बट वो न्याय चाहता वो न्याय चाहते, बिल्कुल ठीक बात। है ना। तो ये जो कॉमन चीज होनी पड़ेगी ना हमारे और आपके बीच में, तो ये जो कॉमन वस्तु है जो न्याय को खोज रहा है, जबकि शरीर में हमारे उम्र में अलग हैं हम लोग, है ना, हमारे माता पिता अलग हैं, तो हमारा डीएनए भी अलग है, तो हमारी उम्र अलग है, वजन अलग है ना, हमारा नाक नाक नक्शा अलग है। उसके बावजूद हम जो है, हम और आप दोनों ही तृप्ति को खोज रहे हैं, न्याय को खोज रहे हैं, व्यवस्था को खोज रहे हैं, सच्चाई को समझना चाहते हैं। तो ये जो इकाई है, उस इकाई का नाम अपन जीवन कह रहे हैं या मैं कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जी तर्क संगत भी स्पष्ट हो, ये भी ज्ञान नहीं अभी, है ना। तो उसके आगे उसको जब जीने जाएंगे तब हमें ऐसा दिखने लगेगा, इसको अपन फिर साक्षात्कार कहेंगे। और उसके बारे में हमारी जीने से जो तृप्ति होगी, उसमें हमारी स्थिरता आएगी, तब हम कहेंगे कि अब हमें अवधारणा बन रही है, अब बोध हो रहा है और जीने में तृप्ति हमारे अनुभव के रूप में दिखेगी। तो बहुत बढ़िया, है ना। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपने पे फोकस रखा जाए, अधिक से अधिक समाधान पे फोकस रखेंगे तो बाकी चीजें उसका फॉलो अप है ना, वो उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त होगा। जी भैया, अजय भाई, अगले धन्यवाद। सवाल के पहले वो चैट में आया है, और ऐसा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो प्रबोधक है उसका चेहरा दिखना चाहिए, तो आप अपना कैमरा ऑन करिए ना। एक मिनट जी, ठीक दिख रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जहां पर मैं अभी हूँ इस समय, है ना, बढ़िया, बट फिर भी कुछ तो दिख रहा होगा।
हाँ ठीक है ना? चालू रखिए। बढ़िया। तो दूसरा जो हैंड रेज किया हुआ था, गौ सेवा में सिंह साहब जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? या संजय भाई का भी हैंड रेज्ड है। हेलो, संजय आहूजा, मैं बोल सकता हूँ अजय भाई? बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया बोलिए, अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है ना? एकदम क्लियर। अजय जी नमस्कार, आपसे पहली बार बात हो रही है और तो आपने पूछा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा। मैं संजय आहूजा जयपुर से हूँ और ये मेरा पहला शिविर था। तो शिविर में ड्यूरिंग द शिविर और बाद में भी फीडबैक पूछा ही जाता है, तो वहां पे दिया था। बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो बहुत अच्छा लगा और काफी मान्यताएं जो पुरानी थी वो टूटी और कुछ मान्यताओं को बल भी मिला जो पहले से थी। और ओवरऑल मतलब एक नई यात्रा की शुरुआत लग रही है। और मैंने वहां भी बोला था कि जो मेरी अगर एक लाइन में लर्निंग बोले तो ये समझ में आया कि जो मेरी समझ है वही मेरी सबसे बड़ा मेरा बिगेस्ट असेट वही है, उसी पे मुझे फोकस करना है। और मतलब जैसे शर्मा जी ने पूछा था कि किस एरिया में पहले फोकस करें, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला फोकस मेरा तो यही रहेगा। एक चीज वहां पे शुरू में जो जिंदा रहने और जीने में जो डिफरेंस बहुत अच्छे ढंग से बताया था। मैंने इससे पहले एक यूट्यूब में एक सेशन देखा था और वहां पे भी दोबारा अटेंड किया तो उस पे और एम्फेसाइज हुआ। सो जीने के उस पे ये बोला गया था कि आपको भाव और विचार और अपने आचरण की हाईएस्ट क्वालिटी आप जब अचीव कर लेते हैं तो वही मतलब वो जीने का सही रास्ता है। तो ये जो एक तो सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं, जो गोष्ठी वाला आपने जो भी डिसाइड करे ग्रुप की वीकली और मतलब 15 दिन में जब भी ठीक समझें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो सब कुछ जो सीखा है वो एक तो मतलब रिफ्रेश होता रहता है और नई नई चीजें उसमें ऐड होती रहती है। नहीं तो मतलब काफी लोग आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर किसी तरीके से आप जैसे भाव, वो तो एक ढंग से ये मालूम चल गया कि भाव और हमें विचार की बहुत अच्छे ढंग से रखना है, उसको अच्छी क्वालिटी रखनी है। बट वो क्या क्या उसके अंदर फॉल करता है, मतलब कैसे उसको ठीक करें, कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं जो अच्छे माने जाते हैं, कौन से अच्छे नहीं माने जाते। तो इस पे अगर थोड़ा थोड़ा आप मतलब 10 मिनट 15 मिनट हर गोष्ठी में बता सकें या हम लोग आपस में शेयर कर सकें तो मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिल जाएगा। जो हमने एक ढंग से थ्योरेटिकल, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि भाव और आचार अपने विचार और आचरण बहुत अच्छे रखने हैं। बट वो क्या क्या उसके अंदर फॉल करता है और कैसे हम आज डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वो मतलब सालों की लोगों की अपब्रिंगिंग या बैगेज है, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ चेंज करना है और जहाँ अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे करना है। तो लोग अगर शेयर करें और आप उसमें थोड़े अपने इनपुट देख पाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छी ये हमारा जो 1 घंटे का सेशन है और आने वाले सेशन भी रहेंगे। तो आई मीन दिस इज व्हाट आई फील। बहुत बढ़िया। तो एक तो इस ग्रुप में महेंद्र भाई हमारे कनाडा से जुड़े हुए हैं, महेंद्र भैया, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये मान लूं महेंद्र भैया कनाडा वाले ही जुड़े हुए हैं ना, सुनील भाई? हाँ भैया, मैं हूँ, सुन रहा हाँ हूँ। बस 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 भैया, तो जहां भी लगे तो बीच में ऐड ऑन कर देना भाई। तो महेंद्र भाई का मैं परिचय दे दूं शॉर्ट में, है ना? तो महेंद्र भाई और हम लोग लगभग एक ही समय से जुड़े हुए हैं बाबा से, जो है ना, जिनका ये अनुसंधान है। और महेंद्र भाई कनाडा के बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें अनिरुद्ध भाई भी, सुनील भाई भी, पोषक भाई भी हमारे जुड़े हुए हैं, पोषक पटेल भाई काफी टाइम से, शीश राम जी, तो मैंने बहुत सारे, ज्योति बहन, तो बहुत सारे लोग मेरे समकक्ष हैं इसमें, है ना? तो वो भी कभी भी आप उनसे भी बात कर सकते हैं और इसमें मीटिंग में भी वो अपनी भागीदारी रखेंगे। तो संजय भाई, जो आपका ये कहना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाव और विचार की जो दुनिया है ना, और जो आचरण है, जी तो इसको जो स्थिर करना है, ये भाव
दो तरह के डिजाइन है। देखिए, एक तो है कि हम ये कहें कि आप सबसे हम्बली मिलिए, है ना। तो एक तो है कि भाव को हम धारण करें बाहर से, है ना, जी। क्योंकि ऐसा कहा जाए, जिसको हम व्यक्तित्व निर्माण की बात भी करते हैं। दर्शन में ये कहा जा रहा है कि प्रतिभा से व्यक्तित्व जो है बाई प्रोडक्ट है ना। तो ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में ये जो भाव संपन्नता आ जाती है। तो ज्ञान वो चीज है जो मानव को भाव से भर देता है या मूल्यवान बना देता है, ऐसा अपन कह रहे हैं। तो मूल्यों को अलग से नहीं लाना है ना। समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा? अभी देखें तो हमारे भाव में कहाँ गड़बड़ी आती है। जैसे हमें किसी एक पेड़ पौधे से शिकायत नहीं होती, हमें हवा पानी से शिकायत नहीं जी। है ना, हमें पशु पक्षी से शिकायत नहीं है, हमें अपनों से शिकायत है या मानव से शिकायत है इन जनरल, है ना। अब इसके रूट को देखने जाएंगे तो क्योंकि हम मानव को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये समझ में आता है कि दूसरा मानव भी मेरे जैसा है और इस धरती पर हम जागृति क्रम का एक हिस्सा हैं, तो बहुत सारी चीज जो राकेश भाई ने कही थी कि कैसे दूसरों की अयोग्यता से हम प्रभावित ना हो, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है ना। तो हमें दूसरे परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी अयोग्यता मुझे परेशान कर रही है। कई बार हमें लगता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, इस समाज की वजह से मैं परेशान हूँ। एक्चुअली तो मेरी ही नासमझी ही मेरी परेशानी का कारण है। तो भाव की स्पष्टता यहाँ से आ रही है कि हमने अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को अपने से कम मान लिया है ना। तो जैसे जैसे ये समझ में आता है कि अभी मेरा भी समझना शेष है, मैं जी। अभी समझदार नहीं हूँ, है ना। और जैसे समझदारी को हम अपने में भरेंगे जी। तो भाव स्वयं स्फूर्त उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में आएगा। तो भाव को लाना नहीं है, बल्कि भाव को संकेत के रूप में पकड़ना है कि मेरे में दूसरे के प्रति स्नेह नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं समझने में कमी है। तो बिल्कुल ऐसा है कि बुखार आ रहा है तो बुखार कोई संकेत है, उसके पीछे जो जी। बीमारी है ना, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, तो बीमारी उसकी ना समझी है ना। भाव संपन्न ना हो पाने का कारण ना समझी है, और ना समझी को और पिन पॉइंट करेंगे तो दूसरों को अपने से भिन्न मानना, अपने को श्रेष्ठ मानना, ये सारे मुद्दे आएंगे। तो उस पर अपन फिर चर्चा कर सकते हैं, तो है ना। तो जी आपका बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं ये, बढ़िया। आप हाँ, अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो ये है कि भाव जो है आउटकम है अच्छी समझ का। बिल्कुल बिल्कुल, भाव आउटकम है अच्छी समझ का, एकदम तो शानदार। भाव स्वयं आ जाएगा अगर समझ आ जाएगी। क्या बात है, इतना आराम हो गया। देखिए, नहीं तो क्या हो रहा है कि हम किससे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास जाएं, उसको फिल्में पसंद है तो एक्टर की बात कर रहे हैं, किसी को कपड़े पसंद है तो कपड़े की बात करें, तो हम फंस जा रहे हैं। जी। तो ज्ञान आने से, समझ आने से, भाव संपन्नता माने हमें मानव के प्रति स्नेह, सम्मान, विश्वास, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, ये अपने में उस परस्परता को देख करके उसमें पूरक होने का जो डिजाइन है वो समझ में आता है। बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, तो सिंह साहब कुछ कह रहे थे? बढ़िया। तो सिंह साहब का हैंड तो रेज्ड है, बट शायद, है ना, किसी और को कुछ रखना हो या महेंद्र भैया कुछ ऐड करना हो। प्रणाम सर, प्रणाम। अजय सर प्रणाम, सुनील भाई को प्रणाम। जी, रंजीत बात कर रहा हूँ सर, राजस्थान भिलवाड़ा से ही, गंगापुर से। आपका जो प्रयास है ना, अब क्या सराहना करें इसकी, इसकी तो पूरा जग करेगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, प्रशंसनीय कार्य है। जी भैया। सर हाँ बोलिए। अजय भैया, जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी।
कि इन 7 दिनों में कुछ लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अपनी कमियों के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि कमियों को कैसे भरा जाए। पर जब शिविर से लौटे तो कुछ खालीपन-सा लगा और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि मतलब सूत्र हैं पास में, बट फिर भी ऐसा कहते हैं कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अब ये कह पाएँ कि हमें ये कमियाँ हैं, और उनको भरने की हिम्मत थोड़ी कम हो रही थी। और जैसे अभी आपने कहा था कि जब समझ आ जाएगी तो भाव भी आ जाएगा, पर वही मेरी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे अंदर वो भाव नहीं आ पा रहा था कि मैं अब मम्मी से बात कर लूँ, पापा से ठीक से बात कर लूँ, तो वो काफ़ी कमियाँ दिख रही थी और उसे एक्सेप्ट भी एक हद तक हो रही थी, बट यूँ लग रहा था कि अब हिम्मत कैसे करें अब अपने आप को, आज तक कभी ज़िंदा रहने के लेवल पे भी अच्छे से बात नहीं हो पाई, तो अब जीने के लेवल पे कैसे करें? तो ये थोड़ी समस्या हो रही थी मेरी। बढ़िया बढ़िया, गुड। तो कैसा रहा, अभी बात कर पा रहे हैं? वही तो प्रॉब्लम हो रही है कि बात हो ही नहीं पा रही है। बस ये सोच रही हूँ कि ठीक है, खुद की कमियों को अभी देख रही हूँ कि क्या कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, ये गलतियाँ हो कहाँ से रही है, क्या ऐसा लाइक ऐसे क्या ऐसा लाइफ में किया था कि ये चीजें मुझे इतना इम्पेक्ट कर रही है, और मैं क्यों इन पे इतने सालों तक मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो अभी यही हो रहा है कि बात करने की जो हिम्मत होती है कि ठीक है मम्मी से बात कर ली तो इस बारे में कि मुझे में ये कमियां हैं, तो वो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो लाइक बात कुल मिला के ये हो रही है कि भाव थोड़ा कम, मतलब भाव नहीं आ पा रहा है। तो और समझना पड़ेगा बेटा, है ना खुशबू, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, एक आध शिविर और करो तो तुम्हारी स्पष्टता बढ़ेगी, है ना। क्योंकि मम्मी पापा से बात नहीं कर पाने के कारणों को हमें ये देखना पड़ेगा, कहीं हम अपने को ज्यादा बड़ा मानने लगे हैं, है ना। मुझे लगता है कि या तो मम्मी पापा हमें समझ नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ विचार हमारे में जो मान्यताएं हैं उनको अपने को ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो आप जी, जी, YouTube पर भी बिल्कुल। देखें, या अपने में और स्पष्ट जब आप क्वेश्चन को रख पाएंगे तब मुझे स्पष्ट होगा कि कहाँ पे अटकाव है। अभी आपकी बात से पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही, या तो आप और खुल के बता पाए क्यों आप बात नहीं कर पा रहे, कहाँ दिक्कत है, तब बात हो सकती है। बस यही हो रहा है कि मन में यही आ रहा है कि अगर मैं इस बारे में बात करूँगी तो मम्मी-पापा समझेंगे नहीं। उनको लगेगा कि कुछ अलग ही बात हो पा मतलब कुछ अलग ही बात कर रही है। और ये भी हो रहा है कि जब भी मतलब उनसे बात करने की होती है तो चीज़ों की मतलब लोगों की बुराई और चीज़ों की बड़ाई से ज़्यादा बात हो ही नहीं पाती है। तो यही समस्या हो रही है कि तो अब कैसे उनसे इस बारे में बात कर सकूँ। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि माता पिता आपके शुभचिंतक हैं, है ना। आप कई बार हम जब बात करना चाहते हैं तो पहले ये मान लेते हैं कि इनको हमारी बात को स्वीकारना पड़ेगा तो ही हम बात करेंगे, है ना। तो हम आउटपुट को यदि पहले मान के चलेंगे तो कई बार बात करने में दिक्कत होती है। तो पहले तो ये माना जाए, आप जो कहेंगे यदि वो गुस्सा हो रहे हैं तो ठीक ही हो रहे हैं, मतलब आपके शुभचिंतक होने के नाते ही गुस्सा हो रहे होंगे। यदि आपको स्पष्ट आएगा तभी कुछ आगे बात हो पाएगी। तो अभी हम अपने को ज्यादा बड़ा माने रहते हैं, और उनको हम जब भी बात करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट कर दें, है ना। लेकिन वो अपने ढंग से देख करके आपको सपोर्ट या अपोज करेंगे, इतना भरोसा जी होगा तो भैया। बात हो पाएगी। जी। है ना, उनका इंटेंशन आपके आपके शुभ चिंतक होने के नाते ही आपका विरोध करेंगे, ये यदि आपको स्पष्ट रहेगा तो बात हो पाएगी। जी, कोशिश करूँगी मैं। बढ़िया। जी जी, हार्दिक भाई कुछ कह रहे हैं? हार्दिक भैया भाई आपका का हैंड वीडियो रेज बंद हो है। गया। हाँ, मैंने वीडियो बंद किया है। जी जी, हार्दिक भाई। केशव बात कर रहा हूँ भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ केशव। हाँ भैया। हाँ भैया, भैया एक प्रश्न था, भाव की पूर्णता क्या है? भावपूर्णता। भावपूर्णता का मतलब है भाव, देखिए हर पूर्णता का मतलब है उसकी निरंतरता का हो जाना, है ना। तो भाव की पूर्णता का मतलब है कि अब भाव स्थिर हो गया। क्या भाव स्थिर हो गया? स्नेह का भाव स्थिर हो गया, अपने में विश्वास का भाव स्थिर हो गया,
अपने में सम्मान का भाव स्थिर हो गया। तो हर पूर्ण का देखिए क्या, हम हर अपूर्ण वस्तु पूर्ण होना चाहती है, और पूर्ण हो गई तो उसकी स्थिति बनी रहना चाहती है। हर परफेक्शन के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है। तो यदि भाव पूर्ण हो गया, इसका मतलब है कि अब वो मेरे में स्थिर हो गया और अब वो निरंतर बना रहता है, उसका ब्रेक होना नहीं होता है। इसका मतलब है भाव की पूर्ण। भैया इसको संबंधों में कैसे देखते हैं इसे? इसको संबंध में ऐसे देखेंगे कि यदि आपका पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, माता पिता के प्रति आप में जो कृतज्ञता का भाव है, गौरव का भाव है, ये क्या हमेशा बना रहता है कि कभी कभी लगता है कि पता नहीं है ना ये लोग ठीक है कि नहीं है, या कभी कभी गुस्सा आ जाता है? तो भाव में जो अभाव है, जो निगेटिव फीलिंग्स हैं, ये सब अभाव है ना। गुस्सा आना भाव नहीं है, गुस्सा आना स्नेह का अभाव है। तो कभी कभी अभाव आ जाता तो पता चलेगा कि अभी भाव की पूर्णता नहीं हुई। ये क्लियर हुआ क्या? ये समझने से होगा। अच्छा, ये मोबाइल पे सुनो भले इतना मजा नहीं आता है। वो बात सही है, लेकिन माइक ऑन रह गया किसी का। नमस्ते अजय भैया। जी भैया। हाँ जी नमस्ते। भैया, थैंक यू भैया। अभी जैसे भाव पूर्णता वाली चीज थोड़ी क्लियर हुई, तो मुझे एक और इसी से रिलेटेड वर्ड समझ में वही थोड़ा छोड़िए कंफ्यूजन है अपना। इसमें। भाव शून्यता वाली चीज क्या होगी फिर? भाव शून्यता अभाव है ना। मानव का भाव शून्य होने का कोई डिजाइन ही नहीं बनता है ना। भाव का ना होना भाव शून्यता है। मानव मतलब अगर भाव जैसे पूर्ण होकर के ऐसे जीना कह चाहता है। जी अच्छा, मतलब भाव शून्यता को ऐसे कह सकते कि भाव पूर्णता का कंप्लीटली अपोजिट है। बिल्कुल बिल्कुल। भाव देखिए 3 स्थितियां हैं, अभाव, भाव शून्यता और भाव पूर्णता, है ना, या भाव से संपन्न रहना, है ना। तो भाव जी भैया। शून्यता, बिल्कुल। तो अपने को भाव पूर्ण होने के लिए सोचना है, भाव शून्य होने के लिए नहीं सोचना है। परंपरा ने कई बार ये कहा है, राग द्वेष से मुक्त होके जीना है ना। तो राग द्वेष से मुक्त नहीं होना है, स्नेह से युक्त होना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उसको गलत समझ लिया था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी आपको इफेक्ट ना करे तो वो भाव शून्यता है। नहीं नहीं, हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन विहीन कोई संबंध नहीं है। हमारी दिक्कत क्यों आती है एक्सपेक्टेशन से? क्योंकि हम जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनमें योग्यता नहीं है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की। तो बिल्कुल हम हमारी गलती है। हम माने ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं उस चीज को पाने का जिसका उसके पास खुद का अधिकार नहीं है। सही है ना। तो ये किसकी गलती हुई? उसकी कि मेरी? हमारी हम ही मेरी हुई कि पहचानने में मैंने गलत करा बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं किसी से कि मुझे वो कुछ पैसे दे देगा, उसके पास खुद ही बेचारे के पास नहीं है। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, ऐसा सिचुएशन खड़ी है अपने पास। सही है सही है। तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ये हमारी गलती हो रही है। समझ आने से हम स्वयं में भाव से भर जाते हैं, हम भाव को देने योग्य हो जाते हैं। फिर हम भाव हमें चाहिए नहीं, बल्कि हम भाव संपन्न होने से हम दाता के रूप में हो जाते हैं। ये उपलब्धि होती है ज्ञान से। बिल्कुल, ऐसा लगता है धन्यवाद सोनाली बहन? भैया। जी जी बढ़िया। बिल्कुल सही लगा, समझ में आया। जी पंकज भैया कुछ कह रहे हैं? पंकज गुप्ता भाई। बढ़िया। कोई किसी और का कोई और क्वेरी हो? तो देखो अभी तक मैं समराइज करूं। जी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम भैया। एक्चुअली अजय सर, ऐसा होता है ना, जैसे किसी का मेल मिलाप, एक दूसरे से तालमेल, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं बैठ रहा है, तो उसमें मुझे गो विज्ञान और पंच आधारित तत्व के जैसे उसमें ऊर्जा की कहीं न कहीं आपसी लेन देन में कमी होती है ऊर्जा की। जैसे कोई अग्नि ऊर्जा का ज्यादा होता है, कोई जल ऊर्जा का ज्यादा होता है। जो पंच तत्व मानते हैं ना हम, उसमें स्वभाव का जो तालमेल है वो उसके बिगड़ने से भी कभी कभी नहीं बैठता है, तो उसको भी संतुलित करना पड़ता है मेरे हिसाब से। जी जी भैया। देखिए इसमें 2 चीजें हैं सिंह साहब, है ना। एक तो
जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसका सभी के साथ भाव बना रहता है, उसके भाव में कम ज्यादा नहीं होता है। जो कम विकसित है उसके कभी कभी इस बात को पहचानने में दूरी हो सकती है ना, लेकिन आपका बनवे आपका भाव तो बना ही रहेगा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, उसके भाव में कमी नहीं आती, उसका भाव पूर्णता के साथ बना रहता है, निरंतर बना रहता है, मतलब उसमें स्नेह का भाव निरंतर रहेगा। सामने वाला कभी कभी पहचान पाता है, कभी कभी नहीं भी पहचान पाता है। और इसी तरह से उसमें जो ऊर्जा की कमी है उसकी भरपाई इसी आधार पे हो पाती है सामने वाले में। जी सिंह साहब। होता क्या है अजय साहब, जैसे कि कोई आप जैसे बता रहे हो ना, बुखार आ गई, तो बुखार किसी न किसी अंदर, बुखार एक सिम्टम है, बिल्कुल वो बीमारी हम नहीं कह सकते हैं, वो किसी किसी बड़ी बीमारी का एक बाहर सिम्टम आया है, ये पक्की बात है। बिल्कुल अब हुआ क्या है, बुखार आया किससे, उसकी जानकारी नॉर्मल आदमी तो नहीं ले सकता ना। हाँ, तो उसको अपन तो देखिए बहुत देर से पता चलेगा, जबकि अपना जो शरीर है विदिन 15 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद में बता देता है कि हमने ये गलत खा लिया, हमारा ये हो गया, हमने ये गलत कह दिया। हमारा जो अंतरात्मा है वो अंदर से जवाब दे देती है कि हमने इस बंदे को गलत बोल दिया है, हम इसके बारे में गलत सोच रहे हैं, हमने ये गलत काम कर दिया। हमारी अंतरात्मा पूरा जवाब दे देती है, फिर भी हम उसके ऊपर जाकर के हम उसको ब्लेम करना चाहते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं ऊर्जा का जो भाग है, पंच तत्व का जो भाग है, वो शायद मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन के हिसाब से होता है। जी, तो इसमें देखो सिंह साहब, दो लोगों की बात करेंगे, जैसे आप हैं और मैं हूं, है ना। अब आप में तो भाव की पूर्णता हो गई क्योंकि आप में एनर्जी लेवल ठीक है मान लो, तो मेरे गलती करने से आपका भाव तो नहीं बदलेगा, या बदल सकता है? आपका माइक म्यूट हो गया भैया। जी जी, नहीं बदल सकता है। ठीक हो गया, एक बात क्लियर हो गई। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि आप में आपका भाव तो स्थिर हो गया, माने मैं गलती भी करूं तो आप एक महापुरुष होने के नाते आपका मेरे प्रति स्नेह का भाव तो बरकरार बना रहेगा। ये ठीक हो गया? जी ठीक है। अब आई मेरे में कुछ कमी है, तो अब ये मेरी कमी कैसे भरेगी? मेरे में जो ऊर्जा की कमी है ये आपके व्यक्तित्व को देख करके, क्योंकि मुझे भी ये पता चलता है कि यार मैं सिंह साहब से इतना उल्टा पुल्टा बोल दिया, इनका स्नेह तो बरकरार बना हुआ है, तो ये मेरे लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन गए। और मेरे में फिर ऐसा होने के लिए मेरा मन बनता है धीरे धीरे, और किसी समय में आपसे उस चीजों को समझने के लिए मन बनाता हूँ, और फलस्वरूप आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकारता हूँ किसी समय, और आपसे प्रेरणा पा करके मैं आप जैसा हो जाता हूँ। यही डिजाइन होती है पूरी। जी जी जी, सही बात है। ठीक अब इसमें ये है ना, जैसे कि कोई शारीरिक रोगी और मानसिक रोगी है ना, इसको झेल नहीं पाता, प्रॉपर नहीं झेल पाता है। हाँ, इसमें अपने को, जैसे आप यदि उसको ज्ञान देंगे तो आपको पात्रता का आकलन करना पड़ेगा व्यक्ति के। माने जब हम दवाई भी देते हैं तो उसके वजन का, जैसे छोटा बच्चा है, आपके पास छोटी गाय है, बछड़े को आप जितनी मात्रा में दवाई देंगे बड़ी गाय को उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो वो आकलन हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति के पास रहेगा, है ना, कि उसको किस मात्रा में कब दिया जाए, है ना। नहीं तो वो गलत। तो ये आकलन हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति के पास रहेगा, ये कम श्रेष्ठ व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है बात। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, बीच में किसी और ने भी हाथ रेज किया था, तो बढ़िया। तो अभी तक जो चर्चा हुई, यदि मैं उसको समराइज करूं, है ना, तो हमने 2-3 मुद्दों पर बात की। एक मुद्दा तो यह है कि भाई आचरण प्रधान वस्तु है, भाव प्रधान वस्तु है, इसको कैसे अपने में ठीक किया जाए। तो ये समझ में आया कि भाव को स्थिर करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है मानव में, है ना, तभी भाव स्थिर होता है। तो ज्ञान, इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई कहा, है ना। माने किसी जानवर को शिक्षा की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत है जानवर को, शिक्षा की जरूरत नहीं है, है ना, विजडम की जरूरत नहीं है,
एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है ना। हम गाय को, कुत्ते को पालते हैं तो उसको ट्रेन करते हैं कि कहाँ पे सुसु करना है, कहाँ पर उसको क्या करना है। तो लेकिन ज्ञान की जरूरत मानव को है। तो जो मानव है, इसीलिए उसको ज्ञान अवस्था की इकाई कहा, क्योंकि ज्ञान के अभाव में उसमें उसका आचरण स्थिर नहीं हो पाता है, उसका भाव स्थिर नहीं होता, उसका भाव बदलता रहता है ना। तो कैसे स्थिर हो, तो उसका एक ही उपाय है, समझ। तो कुछ कुछ हमारे में गलत धारणाएं आ गई, कुछ गलत हमारी भ्रांतियां हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि समाज में ही बच्चा जन्म लेता है, अपने परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, और उसको पूरा करने के लिए जो एक वातावरण चाहिए, वो अभी तक हम एक धीरे धीरे मानव जाति उसको पाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ कुछ महापुरुषों ने बहुत सारी चीजें आई जिससे कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और एक नया अनुसंधान आया है। इसमें कुछ और चीजें स्पष्ट हुई जहाँ अटकाव थे। इसको हम करके देखेंगे तो लगता है कि शायद हम जो भाव की स्थिरता चाहते हैं, आचरण की स्थिरता चाहते हैं, इसकी संभावना एक दिखाई देती है। ऐसा लगता है। बढ़िया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो इस पे रख सकते हैं, या अपना बता सकते हैं जो हम मेन बात कर रहे हैं कि क्या उपलब्धियां रही और अब कैसा देखते हैं चीजों को। दशरथ भाई भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग सीनियर हमारे साथी जो मेरे समकक्ष हैं, है ना, वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। कमल मंगल भैया जी। भैया अपने कपराड़ा के लिए थोड़ा बोलिए, कपराड़ा और मानव व्यवहार के हाँ लिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो एक और परिचय शिविर सोम भाई का 8 से 15 नवंबर में हो रहा है। ये गुजरात में, सूरत के पास बलसाड एक जगह है, और आप सभी का उसमें स्वागत है। एक बार आप भी भैया रख दीजिए इस बात को, कमल भैया। तो 8 से 15 आपका स्वागत है जी, कमल भैया। राजस्थान में बहुत अच्छा रहा शिविर नाथ द्वारा का, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब फिर अपॉर्चुनिटी आई है कि अपने सबके संबंधी जो नहीं आ पाए या जिनको हम भेजना चाहते हैं, तो इमीडिएटली अभी अपने कपराड़ा नियर वलसाड गुजरात में शिविर है। अहमदाबाद से भी हमने बस का व्यवस्था की है, और वलसाड रेलवे स्टेशन से बस की व्यवस्था है। कोई भी आना चाहे तो जरूर मोस्ट वेलकम है। और जिन्होंने शिविर कर लिया, दोबारा करना चाहे, या जिन्होंने ज्यादा शिविर कर लिया, अब उसको मानव व्यवहार दर्शन में करना था, तो वो भी 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक है, जिसमें अपने अजय भैया ही ले रहे हैं। तो उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण है। वो भी नारगोल में उस पास में है, उसका ग्रुप में दोनों चीज में भेज दूंगा इस नए ग्रुप में। तो उसमें सब जन आने की कोशिश करें, और जो पुराने मित्र हैं उनसे निवेदन है कि दोस्ती के लिए, गति देने के लिए ऐसे शिविर में अपनी उपयोगिता बढ़ाकर हम अपने को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए भी आए, जरूर आए। 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन के लिए भी आए तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। तो 8 से 15 सोम भाई का परिचय शिविर, जिन्होंने एक कर लिया द्वारा भी रिपीट करना चाहिए। और 17 से 24 जिनका मन है इसको आगे तो अध्ययन, हम लोग मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे, उसको मैं ही दे रहा हूँ। तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। अनुष्का बहन ने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाह रही है अनुष्का बहन? भैया मेरा एक सवाल था। हाँ खुशबू बोलो। जैसे कि हमने ईश्वर के बारे में जाना कि व्यवस्था ही ईश्वर है, उसी में ईश्वर समाते हैं। तो मुझे एक सवाल पूछना था कि जो हमारे साथ जो भी घटता है, तो हम ये कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी, ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये सारी चीजें लाइक कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, तो हम उसमें नाम देते हैं ये नियति थी। तो ये नियति को हम कैसे लाइक उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि नियति क्या है? हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशबू। देखो पहले तो ये समझो कि ईश्वर नाम की चीज जो है, एक तो वो कोई करता नहीं है, कोई काम नहीं करता ईश्वर, है ना। एक तो ये मुद्दा है। मान भी लें जिसको हम ईश्वर कहते हैं कि, तो एक बताओ, एक कोई अच्छा आदमी होगा, वो आपका अच्छा चाहेगा कि खराब चाहेगा? क्या लगता है? अच्छा ही चाहेगा। तो जो खराब घटना है, ये तो ईश्वर की मर्जी को पर नहीं डाली जा सकती। ईश्वर एक अच्छा आदमी है, खराब आदमी है? अच्छा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा। आप एक आध शिविर और कीजिए,
है ना, यूट्यूब पे घर बैठ के कर लीजिए, और हो सके तो इसमें 8 से 15 आइए। तो ईश्वर जो है, आप यहाँ पर दो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। एक तो एक कोई व्यापक इकाई है जो हर जगह फैली है, ऐसा कहते हैं ना हम, ईश्वर कण में ईश्वर है। यदि उस ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कण कण में ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि कण कण जहाँ नहीं है वहां भी ईश्वर है। अर्थात ईश्वर में कण कण है। कण कण में ईश्वर है की बजाय ईश्वर में कण कण है, तो कण कण में भी ईश्वर है, और जहाँ कण नहीं है वहां भी ईश्वर है। और ईश्वर कुछ करता नहीं है, आदमी ही करता है। तो सारी समस्याओं की जड़ आदमी है, ना कि ईश्वर, है ना। ईश्वर तो शक्ति स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है। तो एक तो ये समझ में आ जाए अपने को, तो आपको काफी आराम आ जाएगा। तो नियति में जो भी होता है वो शुभ के लिए होता है। बाकी जो भी गलतियां होती हैं वो मानव की बेवकूफी बस होता है। मानव समझदार हो जाएगा, धरती पे कोई गलती नहीं होगी, इसीलिए कह रहे हैं धरती स्वर्ग हो जाएगी। ये ठीक है खुशबू बहन? जी धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। दुबे जी कुछ कह रहे हैं? सांग दुबे जी। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हम लोग ये कार्यशाला कर लेते हो, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक चीज मेरे अनुभव में ये हुई थी कि जो भावनाओं की आंधी चलती रहती है वो काफी हद तक शांत हो जाती है। तो उसमें लेकिन जैसे अब जो क्रिएटिव लोग हैं, जैसे कि अब कभी कभी ऐसे पोएम लिखना, पेंटिंग्स बनाना या ऐसी कोई चीज करना, तो वो तो आदमी तब करता है जैसे कि जब उसके अंदर बहुत कुछ फंसा होता है, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है, और फिर उस चीज को दिखाने का एक माध्यम जैसा होता है। तो वो चीज तो मेरे ख्याल से फिर कर नहीं पाएगा, या खत्म हो जाएगी, या फिर कैसा रहेगा? मैं थोड़ा इस बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, आपका ये द्वंद बहुत बढ़िया है ना ऐसांग भाई? जी भाई साहब। तो एक्चुअली तो अभी क्रिएटिव होना बचा हुआ है आदमी को। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नए चित्रों को आकार दे पाना, है ना। जी। तो समझदार आदमी ही नई चीजों को गढ़ पाता है। अभी तो हम बेवकूफियों को जोड़ तोड़ के बताते हैं, उसको हम नया चित्रण कह रहे हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो नेगेटिविटी से को एक्सप्रेस करना कोई एक्सप्रेशन नहीं है। द्वंद को एक्सप्रेस करने को अभी हम एक्सप्रेशन कहते हैं। समाधान को एक्सप्रेस करने को एक्सप्रेशन कहा जाता है एक्चुअली, तो है ना। तो हमारा किसी लड़की से अफेयर था, छूट गया, अब हम परेशान हैं और हम बढ़िया सा गाना बजाए जा रहे हैं पीड़ा वाला, ये कोई एक्सप्रेशन थोड़ी है। ये अभाव को व्यक्त कर रहे हैं, भाव की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है ना। पीड़ा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो जब एक्चुअली मानव जब सुख पूर्वक जिएगा तब सही अर्थों में एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, जिससे कि और खुशबू फैलेगी, जैसे गुलाब की खुशबू फैलती है। तो सुखी व्यक्ति, समाधानित व्यक्ति ही सही अर्थों में क्रिएटिव है ना। ऐसा नहीं भैया ठीक कह रहे हैं। मेरे को भी एक्चुअली मन में आ तो रहा था बहुत, आप देखिए घर में बात करते हैं चल रहा था, लेकिन ये बात सही है कि मतलब जो क्रिएटिव होगा वो तो अच्छी चीज भी एक्सप्रेस कर सकता है, खराब भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो वो तब शायद वो भी, मतलब मैं एक्चुअली अपने को लेके सोच रहा था कि मैं एक्चुअली क्रिएटिव फील्ड से ही हूँ, कि कैसा तो नहीं कि क्रिएटिव, पर मुझे ये लग रहा था कि शायद कुछ और नया एक्सप्रेशन कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं वही एक्सप्रेस करे जो बहुत अंदर फंसा हो, शायद कुछ नया एक्सप्रेशन भी हो सके, पर अभी उतना भरोसा नहीं आता है। बिल्कुल सही अर्थों में एक्सप्रेशन होगा। अभी देखो ना, अभी हम क्या बोलते हैं, एक अच्छा एमबीए उसको बोलते हैं जो हेलो जे को, है ना, कंगी बेचा है, एक्सप्रेशन है, चाहिए उसको दे के आओ, वो एक्सप्रेशन है ना भाई। तो एक्सप्रेशन सार्थकता की तरफ जाएगा। सर एक बार प्लीज फिर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज कट गई थी। जी फिर से बोलता हूँ। मैंने कहा अभी हमने किसी भी चीज को क्रिएटिविटी बोला है कि ये गंजे आदमी को, है ना, कंगी नहीं चाहिए, हम बेच आए, हम बोलते हैं बहुत क्रिएटिव आदमी है ना। अरे भाई जिसको जो चीज चाहिए उस तक वो पहुंचा, वो क्रिएटिविटी है। कि जिसको नहीं चाहिए फिर भी पहुंचा दी, टोपी पहना दी, ये क्रिएटिविटी। राइट क्या लगता है? नहीं सही बात। तो बिल्कुल, तो बड़ी भैया हम एकदम उल्टे खड़े हैं अभी, है ना। तो सार्थक क्रिएटिविटी तो मानव जाति में आना शेष है एक्चुअली। समझदारी के बाद आदमी सही अर्थों में क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव का मतलब है जिसको जो आवश्यकता है उसका पूरक बन करके उसका सहयोगी हो जाना ही क्रिएटिविटी है। धन्यवाद, थैंक यू जी। बढ़िया, ठीक लग रहा है ना सांग भाई?
अजय भैया नमस्ते, मेरा नाम मानिक है। थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बोलिए। जी अजय भैया, एक तो नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्ते। खासकर नाथद्वारा में अंत में मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, तो सपरिवार आया था और शिविर में, और शिविर से आने के बाद मेरे में और मेरी जो अर्धांगिनी है नंदिनी में और अनुष्का में बदलाव आने शुरू हो गए। और मैं अपने आप को लगातार वॉच कर रहा हूँ। स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार आस्था विधि और भय से बच्चों को डराने का कभी कभी आ जाता है, स्वभाव में है लंबे समय से, लेकिन मुझे उसके ठीक बाद अपराध बहुत महसूस होता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। और डेली अप डाउन के दौरान भी बस में मेरा जिस तरह का पहले जो विचार चलते रहते थे उनमें काफी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। पर अभी भी ये आज मुझे दोबारा से अच्छा लग रहा है कि ये इस वीकली गोष्ठी के जरिए चीजें वापस से कान में आ रही है। मुझे लगता है कि इस दर्शन का ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस दर्शन की शब्दावली जिस तरह की है कि वो शब्द जैसे ही कान में पड़ने शुरू होते हैं तो हमारे जो दिमाग में जितना भी तनाव और जो फ्रस्ट्रेशन और तमाम चीजें जो एक आंधी की तरह चलती रहती है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। जैसे मैं 8 बजे से आपको सुन रहा हूँ तो 8 बजे से अभी बीते 40 मिनट में काफी सारी चीजें एकदम से वापस शांत हो रही है, जो उन 7 दिनों में मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि 1-2 परिचय शिविर करें और दर्शन से लगातार जुड़े रहें। एक मैंने जो खुद से वादा किया था, एक वो गुड़िया भी पूछ रही थी कि हमें दर्शन पर किसी से बात नहीं करनी है, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, वही दर्शन से अपने मित्रों को परिचय देना है। तो मित्रों से फीडबैक आ रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं संकेत, और मित्र लोग लालायित हैं कि अगले शिविर में वो हिस्सा करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपका गोष्ठी हम तीनों जने सुन रहे हैं, ये अनुष्का है और उधर नंदिनी है। नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सुखद है ना, बिल्कुल। ये तो किया है, बहुत बढ़िया। जो नागराज जी ने शब्दों का चयन किया है बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही, उन्होंने एक एक शब्द पर कई बार कई लोगों से बात करके इसको रखे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी सार्थक अर्थ को व्यक्त करते हैं और उसके मूल में कोई वस्तु है, वहां तक अपने जीवन में जो ताकत है चित्त में, है ना, उस वस्तु को साक्षात्कार करने के लिए इंगित करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 3-4 मिनट है, तो महेंद्र भैया, दशरथ भाई और भी लोग अपनी बात को रखें। महेंद्र भैया, मैं चाहूंगा आप 2 मिनट कुछ कहें 9 बजने से पहले। नहीं भाई, बढ़िया है। अब मेरे ख्याल से मैं बस सुनना चाहता था कैसा रहा लोगों का एक्सपीरियंस नाथद्वारा शिविर में। काफी सुनील भैया लोग और अनिरुद्ध भैया, आदित्य भैया बहुत मेहनत कर रहे थे, तो बस उसी को मैं देखना चाहता था, लोगों का अभिव्यक्ति और क्या रहा, खुशहाली कैसी रही। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके सभी को। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब एक 8 दिन के शिविर में जिस गहराई से लोग सवाल पूछ रहे हैं और बात को रख रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। अजय भैया सीसराम भाई, नमस्ते। जी सीसराम भाई नमस्ते कहिए। भैया, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं थोड़ा सा आपसे ये विनती कर रहा था कि थोड़ा सा शिवार्थियों को थोड़ा अपडेट भी करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या करनी है, उसके लिए भी थोड़ा सा अपडेट कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये तो अपन करेंगे अगली मीटिंग फिर से, है ना, उस पर और चर्चा करेंगे बिल्कुल, कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल जी। दशरथ भाई, आप कुछ कहेंगे? अनिरुद्ध भाई, दशरथ भाई। नमस्ते भैया। हाँ भैया, आप बोलिए दशरथ भैया। नहीं अनिरुद्ध बोलिए, अनिरुद्ध बोलिए, आप बाद में बोलता हूँ। जी भैया, तो भैया बहुत बढ़िया, शानदार रहा। हम तो सभी से अधिकतर से तो मिले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। और जैसा अभी मानिक भाई ने बोला कि लगातार अगर बात सुनते भी रहते हैं तो जी हमें जी कम से कम। भैया, आवाज आ रही है भैया? आ रही है भैया। तो बस मैं तो ये कहूंगा भैया कि पहला शिविर जो है वो सूचना है। उस सूचना से जो शब्द और अर्थ और वस्तु, ये पूरी यात्रा अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो आनंद आएगा, तो अभी जैसे मानिक भाई ने कहा कि काफी रिलैक्सिंग और वो सब चीजें लग रही हैं, तो अच्छा लगने से अच्छा होने तक की यात्रा जल्दी ही सबकी पूर्ण होगी,
ऐसी आशा है। और फिर आशा कर रहे हैं कि काफ़ी लोग इनमें से पुष्कर में वापस मिलेंगे। और बाकी नेक्स्ट नहीं, अगर परिचय में आते हैं तो अध्ययन बिंदु शिविर जो नेक्स्ट प्रयास करेंगे जल्दी ही जनवरी या फरवरी में हो पाए, उसमें सभी से मिलना होगा। थैंक यू भैया। जी बढ़िया बढ़िया। दशरथ भाई। नमस्ते भैया। ये शिविर में आने का मौका नहीं मिला था, इसके हिसाब से मेरे को ये लिंक मिला तो मैं बोला अभी सब कैसे है, तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये है, तो वो देख के ही बहुत आनंद हुआ। और काफी शिविरार्थियों का जो भी क्वेश्चन है वो भी एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये सभी लोगों को और तो कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये जर्नी की मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने की इतनी सुखद है कि अपने परिवार में और अपने चारों ओर जिसके साथ अपन व्यवहार करते हैं तो उसमें इतना तृप्ति मिलता जाता है और अपनी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। तो इसके हिसाब से ये जर्नी में आगे बढ़ने में भी मतलब अपनी जो यात्रा है, यात्रा भी सुखद है। तो वो बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग वैसे मतलब क्या है कि ये यात्रा शुरू करेंगे तो उसमें आनंद ही आनंद है। और आगे कोई एक शिविर में ज्यादा एक्सपेक्ट न करके हमेशा ऐसी कुछ गोष्ठी है, वो गोष्ठी में सतत साथ में रहेंगे और आगे आगे शिविर थोड़े करते जाएंगे तो परिवर्तन अवश्य आता है और ये परिवर्तन हम भी महसूस करते हैं। तो मैं सभी को मतलब इसके बारे में शुभकामना देता चाहता हूँ। और आगे सभी लोग इतने जो अपना अनिरुद्ध भैया और सुनील भैया ने जो भी मेहनत करके जो प्रयत्न किया है और इतने सारे लोगों का जो भी किया है, तो मेरे हिसाब से गति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद भैया। जी बहुत बढ़िया। तो अभी दशरथ भाई आजकल बेल्जियम में है, वहीं से ज्वाइन किए हुए। तो सुनील आगी भाई क्लोज करें आपके रिमार्क के साथ और फिर अगला आपका प्रश्न चाहते हैं उसको बताएं। जी सबको नमस्कार। मैं तो इसी से गदगद हूँ कि ये ज्ञान भी कमाल की प्यास जगाता है कि बेल्जियम में घूमने की वजह दशरथ भाई है वो सुबह भी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई, कल भी बात हुई, वो वहां भी उनको लग रहा है यार कि ये पूरा आर पार करना भी है ज्ञान, तो वहां भी उनकी प्यास बनी हुई है। तो बहुत अद्भुत है। महेंद्र भाई इतना व्यस्त शेड्यूल है, कल हमारी बात हुई, हमने उनको अनुरोध किया भी हमारी गोष्ठी में आओ, तो बोले यार कि 2-3 दिन आ पाऊंगा, बाकी जनवरी 15 के बाद आ पाऊंगा, इतनी सारी गोष्ठियां हैं, रोज के 4 घंटे उसमें जाते हैं। तो वो भी इससे उत्सुक है कि यार वास्तव में कैसे समाज करवट ले रहा है इस जीन विद्या के ज्ञान की रोशनी में, तो वो भी वहां से जुड़े हैं। तो अब आज समय हो गया, तो मैं खाली इतनी बात कहूंगा कि सभी साथी जो आए थे नाथद्वारा में, वो हमारे रोजाना की भागम भाग की जो जिंदगी है, नौकरी व्यापार की, परिवार की जो व्यस्तताएं हैं, उसमें अब तक जो भी हमारे पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास हैं जिंदगी के, तो ये 7-8 दिन का शिविर करने से हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। और नया ज्ञान वहां अच्छा लगता है, लेकिन 5-7-10 दिन में वापस वो स्मृति में से निकल जाता है। तो एक तो आपको YouTube पर खजाना खूब है, तो वो आप सुन सकते हैं। पिछले 2 महीने में जो मैंने मैसेज भेजे उसमें वीडियो छोटे छोटे हैं, वो वीडियो YouTube पे देखेंगे तो आपको नीचे और उसके आगे की वीडियो मिल जाएगी। ये देखते रहें। अपना नौकरी व्यापार घर के साथ में थोड़ा समय रोजाना निकालें, कम से कम 1 घंटा रोजाना आपको YouTube पे कुछ सुनना चाहिए। बहुत सारे प्रबोधकों की वीडियोज हैं, आदरणीय नागराज जी की खुद की 2000 घंटे से ज्यादा की वीडियो हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, संस्कृत वाली हिंदी है, इसलिए वो शायद हो सकता है कि नए साथियों को एक बार समझ में नहीं आए, लेकिन प्रबोधकों को सुन सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार मेरा ऐसा प्रस्ताव है, 4 को दिवाली है तो 31 को रविवार है, तो 31 को त्योहार नहीं है तो 31 रविवार, और फिर हर रविवार को हम अजय भाई से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि सुबह का समय सबसे अच्छा है, जिससे सुबह हमने 1 घंटे गोष्ठी कर ली, फिर आप अपना घर की जितने भी काम है उसमें व्यस्त में रहे तो कोई समस्या नहीं है। तो सबका अगर सुबह का समय सूट करता हो तो सुबह करें, और चाहे तो उसको शाम को भी कर सकते हैं, चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सब सुबह का समय मेरे ख्याल में ज्यादा उपयुक्त है। उसमें हम सुबह की शुरुआत अच्छे ज्ञान से करेंगे,
तो दिन अच्छा निकलेगा, सब काम भी हो जाएंगे और बीच में काम छोड़ के आना नहीं पड़ेगा इस गोष्ठी के लिए, सुबह सुबह कर लेते हैं। तो ऐसा मेरा प्रस्ताव है, जो अजय भाई को उस समय हाँ, ये सूट बिल्कुल करता हो। ठीक है। नहीं, तो यदि आपको सुबह कौन सा का समय समय सूट रखते करता हैं है तो सुबह बहुत का? बढ़िया है। सुबह का समय काफी बढ़िया है, 6 से 7 रखें तो और भी बढ़िया है, क्योंकि आपको पूरा दिन एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जो सुबह वाली गोष्ठी के लिए शाम सहमत हो, हैंड रेज कर सकते हैं ताकि अजय भाई, एक तो काउंटिंग आपका वो वहां पर गुजरात में जो रविवार की गोष्ठी, वो कितने बजे होती है सुबह? है ना, सुबह वाली आपकी 7:30 से, गोष्ठी कितने क्योंकि बजे है? 7:30 से 8:30 होती है हमारी समर्थ दशरथ भाई के ग्रुप के साथ एक मीटिंग, है ना, तो 6 से 7 रख सकते हैं। हाँ, 6 से 7 ठीक है। और या ज्यादा जल्दी हो रहा है तो 8:30 से 9:30 भी कर सकते हैं भैया। 8:30 से 9:30 भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, 8:30 से ज्यादा जल्दी 9:30 हो रहा ज्यादा है ठीक रहेगा। ठीक है। अभी सबने नई यात्रा शुरू करी है, नई जिंदगी, तो उसमें मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी सुबह उठने की आदत कम है। तो मैं तो जीन विद्या में आने के पहले कभी जिंदगी में उठा ही नहीं सुबह। जीन विद्या कारण में उठ रहा हूँ 6 बजे, जब गोष्ठी में लॉकडाउन में होती थी तब भी मैं उठता था। तो शुरू में अपन इसको 8:30 कर लें क्या? बिल्कुल सहमत हूं मैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ रेज किया, लेकिन अब आज तो समय हो गया है, तो इसको तो 8:30 से 9:30 कर लेते हैं ये इस हाथ रविवार रेज को। सिर्फ उसी के लिए किए कि गोष्ठी में सुबह जुड़ पाएंगे या कैसा रहेगा? अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो सुबह 8:30 से 9:30 रविवार को मैसेज आ जाएगा इसमें। और कुछ वीडियो में अनिरुद्ध इसमें होशियार है, तो कोई अच्छी वीडियो जो है, और चाहे तो एक लंबा ऐसा करो ना, मांडवी शिविर या पालीताना शिविर का लिंक इसमें डाल देते हैं ग्रुप में, तो जो भी साथियों को समय हो तो जब भी वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और रिवीजन होता रहेगा। तो पालीताना मांडवी कोई भी एक अनिरुद्ध डाल दो यार इसमें ग्रुप में, है ना। तो ये जो समय सबको ठीक है, 8:30 से 9:30 या 7:30 से 8:30 भी करना है, तो फिर मैं दशरथ भाई अभी वाले वो ग्रुप को ग्रुप और में टाइम किसी का दूंगा। मैसेज आया है कि 8 बजे दिल्ली वालों की गोष्ठी होती है, तो ऐसा नहीं हो टाइमिंग क्लैश हो तो जाए? 7 से 8 रखें। 7 से 8 7 से 8 ज्यादा बेहतर है वैसे तो। 7 से 8 रखते हैं, है ना। मैं वो दूसरे ग्रुप में 7 to 8 7 to 8 फाइनल करते हैं, ठीक है। यस ओके, तो अनिरुद्ध जो है वो डाल देगा मांडवी और पालीताना शिविर का लिंक, तो लोगों को वो भी ठीक रहे। और बाद में अपन मिलते हैं रविवार को। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने सवालों को तैयार रखें, लिख के रखें। और अजय भाई बहुत विद्वान है, बहुत सरल व्यक्ति हैं। मैं तो रोमांचित हूँ, कमाल हो गया यार। अब तक जो पढ़ाई करते थे उससे अहंकार आता था, ये अद्भुत ज्ञान है कि इससे आदमी सरल होता जाता है। मतलब कमाल है यार, तो आप ही हो। तो ठीक है, तो अपन रविवार को मिलते हैं फिर। जी ओके, नमस्कार। धन्यवाद सर। अहमद भाई नमस्कार, बढ़िया बढ़िया, सभी को नमस्कार। बाय, नमस्कार। रिकॉर्डिंग रख देंगे भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू भैया। सभी को नमस्कार, धन्यवाद अजय भैया। अजय भाई नमस्कार। जी जी नमस्कार, नमस्कार। दशरथ भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच।